हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनवत्स आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की लालसा मत करना, छोड़ देना जीत। हारोगे तो जीत निश्चित है। जैसे आपने टीवी में ऐड देखी होगी, डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है अपने को। अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में आता है बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक कैसे करेंगे, डर रहता है, तो डरना नहीं है स्टूडेंट्स अपने को। अपना टॉपिक है आज ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन। बड़े ध्यान से सुनना आप, एक एक चीज़ टिप्स पे कर दूंगा मैं आपके। है क्या चीज़ वाष्पोत्सर्जन? नाम से पता लग रहा है ना। मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ आपसे। वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। जैसे अपन यूरिन के फॉर्म में अपने एक्सेस वाटर को बाहर त्यागते हैं, ह्यूमन बॉडी या एनिमल, तो सेम पॉइंट एक्सेस वाटर जो प्लांट में होता है, उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है। बस इतना ही फ़र्क है, वो वाष्प के रूप में निकालेगा। तो इसलिए लिख दिया प्लांट से जल का वाष्प के रूप में निकलना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की क्रिया। मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। जीरोफाइट्स प्लांट में सबसे अधिक होता है। जीरोफाइट्स कौन सा होता है? मरुद्भिद पौधे, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, मरुद्भिद में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पूरी तरह एब्सेंट है ये, क्योंकि वो पौधे जो जल निम्न होते हैं या जल में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं। जब पानी में पाए जाते हैं तो उनमें लॉस तो मतलब ही नहीं है ना बेटा, इसलिए उनमें एब्सेंट होगा। और यहाँ एक आइडिया दे दिया वैज्ञानिकों ने, इसका बहुत बढ़िया प्रयोग करके दिया। वो कहते हैं 1 एकड़ भूमि में वाटर का लॉस अगर देखें किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, तो प्रति वर्ष 1.5 से 2 इंच अगर वर्षा होती है, उतना पानी अगर 1 एकड़ भूमि में इकट्ठा होता है, उतना लॉस वाष्पोत्सर्जन में होता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दे दिया। अब कुछ पॉइंट है समोद्भिद प्लांट में। समोद्भिद प्लांट कैसे होते हैं? सीजोफाइट्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, छाया में पाए जाने वाले पौधे। ऐसे प्लांट जो छाया में रहते हैं, उनमें सामान्य प्रकार का होता है, ना ज़्यादा ना कम। अब 3 पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए बेटा। सबसे अधिक जीरोफाइट्स में, सामान्य समोद्भिद प्लांट में, बिल्कुल एब्सेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स में। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन की। टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन में अपने को क्या क्या बात करनी है? 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट है क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन, एक एक को समझना, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा लेंटिसेल ट्रांसपीरेशन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 2-2, 3-3 पॉइंट आप खुद अपनी इसकी खुद की थ्योरी बना सकते हो। जैसे मैंने 2-2 पॉइंट लिख दिया। क्यूटिकल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में और क्लियर हो गया था। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, मतलब मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। तो यहाँ लिख दिया जिन प्लांट में ये थिक होती है वहाँ जल का अवरोध करती है, मतलब जल को रोकेगी, अंतर कंट्रोल करेगी जल को, जल का लॉस नहीं होने देगी। और जिन प्लांट में ये थिन होती है, पतली होती है, उनमें जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। इट मीन्स क्यूटिकल भी ट्रांसपीरेशन की क्रिया करती है। क्लियर? और यहाँ लिख दिया ये ज़्यादा बहुत नहीं होता, 10% तक पौधों में 10% ये क्रिया होती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा भी। क्यूटिकल द्वारा भी प्लांट से जल वाष्प के रूप में निकलता है। ओके। सेकंड पॉइंट स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इसमें भी बताना आपको पता, पहले स्टोमेटा के बारे में बताओ। स्टोमेटा है क्या चीज़? डायग्राम आपका बना रखा है, आप आगे पढ़ेंगे अपन, परंतु आपको पता होना चाहिए प्लांट के एरियल भागों में, पहले ये पॉइंट क्लियर कर दूँ, वायवीय भागों में, ऐसे नहीं भी रूट के ना, प्लांट के एरियल भागों में
या पौधे के ग्रीन पार्ट में एक विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा द्वारा भी वाटर का लॉस होता है। वो लॉस सबसे ज़्यादा है 80 से 90% तक। इसका मतलब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकल, स्टोमेटल और लेंटिसेल में से सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? 80 से 90% स्टोमेटा के ट्रांसपीरेशन में। इसलिए आगे अपन इसको में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है लेंटिसेल ट्रांसपीरेशन। पहले हमें लेंटिसेल के बारे में बताना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस प्रकार जब बार्क देखते हैं अपन, ऊपर बार्क बनी होती है इस प्रकार, यहाँ ये बार्क है, इस बार्क के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं वातरंध्र। तो ये पहले पॉइंट ये ध्यान रखना बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ में जब कॉर्क का निर्माण होता है, उन कॉर्क में छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, उन्हें लेंटिसेल या वातरंध्र कहते हैं। उन वातरंध्रों द्वारा भी जल का लॉस होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, परंतु ये लॉस बहुत कम है, 0.1 से 1% तक। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो। 3 ट्रांसपीरेशन से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपीरेशन जो है वो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इस पॉइंट को याद रखना। अब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है तो हम सारी बात स्टोमेटा की करेंगे, ना क्यूटिकल की करेंगे, ना लेंटिसेल की करेंगे। तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के कंप्लीट कर देंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? आपको पहले पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा, डायग्राम आपने बनाना है, थ्योरी आपने अपने आप लिखनी है, इसमें रट्टा नहीं मारना, क्योंकि डायग्राम आपके सामने है। मैं एक एक डायग्राम को बोलता हूँ, आपकी थ्योरी बनती चली जाएगी। डाइकॉट प्लांट में गार्ड सेल किडनी शेप होते हैं, डायग्राम से पता लग रहा है ये किडनी शेप दिख रहा है। और मोनोकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा है या उनके गार्ड सेल है वो डंबल शेप होते हैं। तो ये सामान्य भाषा में भी कह दो, डाइकॉट प्लांट में किडनी शेप स्टोमेटा पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट में डंबल शेप स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब एक को पढ़ लो। अगर डाइकॉट का पूछे तो डाइकॉट में बोलना है इसके 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं जो किडनी शेप होते हैं, जिसमें इनर लेयर थिक होती है, ये देखो थिक बना रखी है मोटी, और आउटर लेयर थिन होती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से शो किया। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके बाहर की तरफ रक्षक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल, देखो कितने नाम दे दिए। इनको आगे पढ़ना, बड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा। इनको रक्षक कोशिकाएं, रक्षक, सहायक और सब्सिडरी सेल भी कहते हैं, जो बाहर की तरफ गार्ड सेल के चारों तरफ रक्षा का काम करती है या उसका प्रोटेक्शन करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना। सेम पॉइंट मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में क्या लिखोगे? अगर मोनोकोट का अलग से आ जाता है, मोनोकोट में एक डंबल शेप के गार्ड सेल पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ सब्सिडरी सेल पाई जाती है। इसकी सेल भी इनर सेल लेयर मोटी होती है और आउटर लेयर पतली होती है। हो गया काम कंप्लीट। और मोस्ट पॉइंट याद में लिखना, अलग अलग प्लांट में स्टोमेटा की संख्या अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में अपर एपिडर्मिस पे ज़्यादा, किसी में लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा, किसी में सामान्य, किसी में एब्सेंट, किसी में धसे हुए। और ये पॉइंट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, धसे हुए जो स्टोमेटा होते हैं उनको सनकन स्टोमेटा, याद रखना, सनकन स्टोमेटा होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, ज़्यादातर टेडोफाइट्स में मिलते हैं, ब्रायोफाइट टेडोफाइट्स के अंदर सनकन स्टोमेटा। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया, लीफ के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होगा ग्रीन पार्ट पे, तो ज़्यादातर ग्रीन कौन सा होता है? लीफ। तो लीफ के ऊपर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन काउंटिंग कैसे करनी है? तो सेल्सबरी साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, सेल्सबरी। उसने एक स्टोमेटल इंडेक्स निकाला, एक फार्मूला दिया। तो इस फार्मूले को अच्छी तरह बेटा याद कर लेना।
आई इजिकल टू एस अपॉन ई प्लस एस इजिकल इंटू 100। रिपीट कर रहा हूँ, आई इजिकल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। इसको निकालेंगे तो आपको स्टोमेटल इंडेक्स निकल जाएगा। कैसे? आई का मतलब क्या, यहाँ वैल्यू दे दी, स्टोमेटल इंडेक्स एस कैप प्रति इकाई क्षेत्र में स्टोमेटा की संख्या, ई क्या प्रति इकाई क्षेत्र में सहायक सेल की संख्या, जो मैंने आपको अभी बताया था, तभी आपको एक डायग्राम दिया था। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स पाया जाता है और उसके चारों तरफ सहायक सेल पाई जाती है। अब उससे इसको निकालने से पहले ना एक पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, एक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसके लिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोस्कोप के अंदर लीफ की पील निकाल ली, तो लीफ की पील निकाल के आपको स्क्वायर बनाना है 1/1 का, 2/2 का या 3/3 का। ये देखिए जहाँ स्टोमेटा है, जैसे यहाँ स्टोमेटा पड़े हैं, बहुत सारे स्टोमेटा पड़े हैं, यहाँ 1/1 का बना लो, 2/2 का बना लो, 3/3 का बना लो, कोई भी स्क्वायर आप 4/4 का सेंटीमीटर का बना लो, आपके अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर बनाकर आप उसमें उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे काउंटिंग करना मुश्किल है ना इंडेक्स नहीं। जैसे आपने 1/1 या 2/2 में निकाला, प्रति क्षेत्र में स्टोमेटा की संख्या फॉर एग्जांपल मान लो 4 आई, तो आपने 4 लिख दिया। उसमें सहायक सेल कितनी है, मान लो 16 आई, तो 16 लिख दिया। इस प्रकार इसका इंडेक्स निकल आएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल क्वेश्चन भी कई बार आते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। इन पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। वो कहता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ एब्सेंट है। रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रूट के अंदर, जड़ों में, और जितने भी प्लांट अंडरग्राउंड है, जैसे मान लो अपने स्टेम में, स्टेम अंडरग्राउंड होता है ना, उसमें भी नहीं मिलेगा आपको, तो लिख दिया एब्सेंट। कौन एब्सेंट? स्टोमेटा। ये आप बता रहा हूँ, स्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एल्गी, फंजाई, जलमग्न पौधे, जितने भी जलमग्न पौधे होते हैं, मतलब पूरी तरह डूबे हुए, उनमें भी आपको स्टोमेटा टोटल एब्सेंट मिलेगा। फिर टेडोफाइट, ब्रायोफाइट फंक्शनलेस अगर हैं तो फंक्शनलेस होते हैं, याद रखना। फिर हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स को किसको मानते हैं, याद रखना, ये कंफ्यूज करते हैं बच्चे। जलमग्न मतलब पूरी तरह डूबे हुए, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो तैर रहे हैं ऊपर, जो ऊपर पानी के ऊपर सरफेस पे तैरते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और उस पर लिख दिया अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा और लोअर एपिडर्मिस पर टोटली एब्सेंट होते हैं। एक दो भी नहीं, बिल्कुल ही एब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि ऊपर सरफेस अपर होती है ना, तो वहाँ तो स्टोमेटा मिल जाएंगे। लोअर सरफेस किसके साथ है? पानी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया डाइकोट प्लांट में लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा और अपर एपिडर्मिस में कम, मतलब दोनों में है बट लोअर में ज़्यादा, ठीक है। देन मोनोकोट प्लांट, दोनों तरफ बराबर बराबर मिलेगा आपको, याद रखना। ये आपके एक्सपेरिमेंट भी आता है डाइकोट प्लांट में, 4 लीफ प्लांट वाला, वो आप उस समय बताएंगे आपको, अभी समय नहीं है अपने पास। देन जीरोफाइट प्लांट्स में संकन स्टोमेटा, मतलब ऐसा सारे नहीं, कुछ जीरोफाइट प्लांट में है जो धसे हुए जैसे हम बोलते हैं, संकन स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के बारे में कुछ नॉलेज आपको दी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा। लीफ में डिफरेंट टाइप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये बुक्स में दिए होते हैं, कई अपने को ये पढ़ने हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको तैयार करो चाहे ना करो, ठीक है। बट कंपटीशन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे के सारे मैटर दूंगा, मैं अपनी तरफ से मैटर कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीफ के जो सरफेस है उसके ऊपर वितरण कैसा होता है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके अलग अलग टाइप है। एक एक टाइप को देखते हैं। नंबर 1 पहला टाइप कौन सा है? एप्पल टाइप या मेलबरी टाइप। एप्पल मतलब सेब, मेलबरी, शहतूत, याद रखना। और 2 पॉइंट मैंने लिख दिए, थ्योरी बड़े आराम से बन जाएगी आपकी। देखो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा, बस खत्म, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मिलेगी इसमें। तो एग्जांपल लिख दिया, सेब, शहतूत, पीपल, बरगद, अखरोट। दूसरा कौन सा है? पोटैटो टाइप। इसमें के लोअर सरफेस पर अधिक स्टोमेटा, अपर सरफेस पर कम। इसका मतलब दोनों में है, बट लोअर में अधिक और अपर सरफेस पर कम, ये भी याद रखना। एग्जाम्पल आलू, टमाटर, बैंगन। थर्ड पॉइंट है ओट टाइप। ओट टाइप में क्या है? दोनों सरफेस पर समान रूप से, दोनों सरफेस पर समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें ओट टाइप कहते हैं। जई, गेहूं, चावल, घास, मोनोकोट है मैक्सिमम। देन वाटर लिली टाइप, इसमें क्या होगा? अपर सरफेस पर अधिक और लोअर सरफेस एब्सेंट है ही नहीं, जो मैं आपको अभी बताया था, है ही नहीं, उसको कहते हैं वाटर लिली टाइप स्टोमेटा।
इसमें एग्जाम्पल जो है जल लिली और कमल। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है वो है पोटेमोजीटोन टाइप, दोनों सरफेस पर एब्सेंट मिलेंगे, इसमें है ही नहीं, देखो दोनों सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट मिलेंगे। और लिख दिया आगे, बहुत बढ़िया, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन लेस होगा बेटा, याद रखना। एग्जाम्पल पोटेमोजीटोन और वेलिसनेरिया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन के, 1 मिनट में फटाफट। एप्पल, मेलबरी टाइप, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, सेब, शहतूत, पीपल, बरगद, अखरोट। पोटैटो टाइप में लोअर सरफेस पर अधिक, अपर सरफेस पर कम। आलू, टमाटर, बैंगन। और टाइप में दोनों सरफेस पर समान रूप से, जई, गेहूं, चावल, घास। वाटर लिली में अपर सरफेस पर अधिक, लोअर सरफेस पर एब्सेंट, है ही नहीं। जल लिली और कमल। एंड लास्ट पोटेमोजीटोन टाइप, दोनों सरफेस पर टोटली एब्सेंट, अगर है तो फंक्शनलेस, पोटेमोजीटोन और वेलिसनेरिया। सेकंड पॉइंट ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी सेल, मतलब जो मैंने आपको भी बताया था, गार्ड सेल के चारों तरफ रक्षक कोशिका कह दो, सहायक कोशिका कह दो, सब्सिडरी सेल कह दो, उनके नंबर के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रेननकुलस टाइप। तो इसमें लिख दिया सहायक सेल की संख्या एपिडर्मिस के समान होने के कारण विभेदित नहीं होती, पता ही लगता, मतलब उसके साथ ऐसा मिक्स हो जाता है जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पता ही लगता, ऐसा लगता है गार्ड सेल अकेली पड़ी है, या ये कह सकते दो सारे के सारे आपके गार्ड सेल को छोड़कर सब्सिडरी सेल है। इसलिए रेननकुलेसी फैमिली में किसी प्रकार का कन्फर्मेशन नहीं मिलता। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेननकुलेसी फैमिली याद करो, बेंथम एंड डुकर सिस्टम की फर्स्ट फैमिली, याद करते रहो मेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्रूसीफेरियस टाइप। क्रूसीफेरियस टाइप में क्या है, गार्ड सेल के चारों तरफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, केवल 3 सब्सिडरी सेल पाई जाती है, 3 सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका, सब्सिडरी, कुछ भी बोल दो, और 1 स्मॉल 2 लार्ज, इसलिए 1+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं। ये डायग्राम देखो कितना बड़ी है, ये एक छोटा और ये 2 बड़े, और ये ग्रीन कलर वाला गार्ड सेल्स। एग्जाम्पल क्रूसीफेरी फैमिली। तो ये है क्रूसीफेरियस टाइप। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है रूबियस टाइप। रूबियस टाइप में क्या होगा, ओनली 2 सब्सिडरी सेल है, सिर्फ 2 सब्सिडरी सेल मिलेंगी इसके अंदर, और वो भी पैरेलल फॉर्म में समानांतर। ये डायग्राम आपके सामने है, एक इधर पैरेलल फॉर्म में मिलेगी आप रूबियसी फैमिली में। एंड फोर्थ पॉइंट कैरियोफिलियसी। कैरियोफिलियस टाइप का मतलब होता है इसमें भी 2 सब्सिडरी सेल, ये भी देखो 2 है, इसमें भी 2 सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका या रक्षक कोशिका, कुछ भी कह दो, बट ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट, ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ये लॉन्गिट्यूडनल, तो ये समानांतर हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन हो गई। एंड लास्ट पॉइंट है ग्रेमिनियस टाइप, जिसमें गार्ड सेल जो है पहले बता दिया इसने, डम्बल शेप होते हैं और बहुत सारी सेल होती है ना इसमें सब्सिडरी, इसलिए इरेगुलर अरेंज होते हैं। सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका या सब्सिडरी सेल बहुत ज़्यादा होती हैं और इरेगुलर अरेंज होती है, इसलिए इसका फिक्स डायग्राम नहीं है। सो एग्जांपल पोएसी फैमिली। नेक्स्ट नंबर सी पॉइंट आएगा दैनिक रंध्र गति के आधार पर। दैनिक रंध्र गति के आधार पर किस प्रकार कब कौन बंद होता है, कब खुलता है, उसके अकॉर्डिंग। साइंटिस्ट का नाम याद रखना बेटा, लॉफ्ट फील्ड, 1912 में इसने बताया था। वो कहता है स्टोमेटा के दिन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बेस पर, दिन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बेस पर उसने टाइप बताए। अब ये ध्यान रखना, ये कुछ नाम तो ना रिपीट होंगे, तो ध्यान रखना वो दैनिक रंध्र गति के हिसाब से पूछ रहा है या वो किसी और हिसाब से पूछ रहा है। तो दैनिक रंध्र गति के हिसाब से पूछ रहा है तो भी वो पोटैटो वाला आएगा आगे, और अगर आपसे वो पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो भी है। तो पहले उसको डायग्राम क्वेश्चन को देखें। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें अल्फा टाइप। इसमें लिख दिया दिन भर ओपन, रात को क्लोज्ड। ये देखिए दिन भर पूरी तरह ओपन रहेंगे, रात को ये क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम्पल मटर, मूली, शलजम, सरसों, इनमें अल्फा टाइप। तो मूवमेंट क्लियर हो गया। पोटैटो टाइप में क्या होगा, ये देखिए बहुत बढ़िया, सनसेट जब होते हैं ना, सूर्यास्त के समय ही खुलते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब सन सेट हो जाता है, मतलब छुप जाता है, अस्त हो जाता है, और थोड़ी सी लाइट जरूर रहती है, ऐसे नहीं सीधा अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं, लाइट रहती है उस समय, ठीक है, उस समय ये ओपन रहते हैं। बाकी शेष दिन और रात में क्लोज रहते हैं। मतलब वो 1 घंटा हो समय, 1.5 घंटा हो,
बस उतने समय ये खुले रहेंगे, बाकी सारे दिन बंद रहेंगे, रात को भी बंद रहेंगे। एग्जाम्पल आलू, प्याज, पत्ता गोभी, ये सारा आ जाएगा। देन ओट टाइप, ये ओट टाइप पहले भी आया हुआ है। डे में कुछ घंटे के लिए, देखो लिख दिया, घंटे को फिक्स नहीं किया, 1 घंटे 2 घंटे, कुछ घंटे के लिए अकॉर्डिंग टू प्लांट की लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। शेष डे और नाइट में ये क्लोज रहते हैं। गेहूँ है, जौ है, मक्का है, ये एग्जाम्पल आ गया इसका। एंड लास्ट पॉइंट है इक्विसिस्टम टाइप, इसमें स्टोमेटा हमेशा ओपन रहता है। इक्विसिस्टम है, ये टेरिडोफाइट्स में आता है, ये सारा का सारा हमेशा ओपन रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट जिसे हम कहते हैं रंध्रीय गति के आधार पर। रंध्रीय गति मतलब ये देखना, दैनिक रंध्र गति वो केवल रंध्र गति के हिसाब से, मतलब ये दैनिक रंध्र, इसमें दिन में रात में, ये पॉइंट बताया है, ठीक है। जैसे इसमें 3 टाइप है। फोटो एक्टिव टाइप, स्टोमेटा में गति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंड करती है, याद रखना। मतलब सनलाइट प्रेजेंट है तो ओपन और एब्सेंट है तो क्लोज। अब ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, सनलाइट का कई बार डे टाइम में क्लाउडी मौसम हो जाते हैं ना, बहुत सारे बादल आ जाते हैं, उस समय भी सनलाइट चली जाती है, उस समय भी स्टोमेटा क्लोज हो सकते हैं, ये याद रखना। मतलब डिपेंड करेगा उसकी सनलाइट की लाइट पर। एग्जाम्पल देख लो, इसमें लिख दिया मोस्टली ऑल प्लांट, लगभग सारे प्लांट, कुछ विशेष को छोड़कर। देन स्कोटो एक्टिव टाइप, सिंपल, रात में ओपन एंड दिन में क्लोज, मतलब उल्टा, इसमें कोई वो नहीं है, डिपेंड पर उल्टा है, बिल्कुल उल्टा याद कर लो। ये रात को खुलेंगे, देखिए मजे की बात, और दिन में क्लोज होंगे। इसकी डिटेल भी अपने कोर्स में, इसी में नेक्स्ट कंटिन्यू में बताऊंगा। एग्जाम्पल देखो, इसमें सारे फ्लैशी प्लांट, मसलोद भी जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल नागफनी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हाइड्रो एक्टिव टाइप। हाइड्रो एक्टिव में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एपिडर्मिस टर्जिट होती है, सफ़ेद अवस्था में होती है, उस समय स्टोमेटा क्लोज होता है। और जब जैसे ही अचानक एपिडर्मिस जल त्याग देती है, मतलब फ्लैसिड होती है, अचानक, वर्ड को सुनना, जैसे अचानक जल त्याग देगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, बहुत टिपिकल प्लांट है ये, ऐसे नहीं है, आपने ये मत सोचना भी हाइड्रो एक्टिव है तो हाइड्रो एक्टिव का मतलब जल से पाए जाने वाले, नो। इसमें लिखते हैं ऐसे प्लांट जो अधिक जीरोफाइट्स हों, मतलब बहुत ज़्यादा मरुभूमि में पाए थे और अधिक नमी को सहन कर सकें। 2 एग्जाम पॉइंट दे दिए, एक तो बहुत ज़्यादा जीरोफाइट्स में, डेजर्ट में, और अत्यधिक नमी, ज़्यादा नमी आ जाए उसको भी सहन कर सकें। ये आपके कुछ स्टोमेटा के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे दिया। कॉमन अगर बात करें सारों को छोड़कर, तो नॉर्मली टाइमिंग साइंटिस्ट ने निकाला है, सुबह 10 से लेके 3 बजे तक की कंडीशन में मैक्सिमम 100%, जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर, जैसे ये रात को और दिन वाले को छोड़कर, इन टाइम में स्टोमेटा 100% ओपन रहते हैं। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही देंगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो आपको देखते वक्त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा बेटा मैकेनिज़्म, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज़्म, और ये किस प्रकार स्टोमेटा काम करता है। क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, स्टोमेटा का ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा होता है। 3 पढ़े थे ना अपन ने, क्यूटिकुलर, लेंटिसेल एंड स्टोमेटल। तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टोमेटा के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।